ये 10 मिनट का डिक्टेशन है, 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वित्त विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जहाँ तक हमारी सरकार का संबंध है, उसने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को जाता है। हमारे बड़े बड़े पूंजीवादियों की इच्छा थी कि बैंकों का काम इस तरह से चले कि लोगों को लूटा जाता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की परवाह न करते हुए कि कौन उनके साथ है, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदन में उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य इस बजट को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वे तो ऐसा बजट चाहते हैं जिससे सरकार के खजाने में एक पैसा भी जमा ना हो और गरीब आदमियों की सहायता करने के बहाने बड़े बड़े पूंजीपतियों की सहायता की जाए। हमेशा से उनका यह उद्देश्य रहा है और आज भी है। थोड़े से दिनों के लिए शासन इनके पास गया तो इनकी तरफ से यह कोशिश हुई कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे किसी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएं। आज जिस प्रकार की वातावरण देश में है, उसमें कुछ देश विरोधी तत्व देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। उनसे निपटने के लिए जिस प्रकार का संतुलित बजट और वित्त विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर पेश किया है, उनसे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि जो आयकर की चोरी करने वाले हैं, जो कंपनियों के बड़े बड़े मालिक हैं, जो करों की चोरी करते हैं, उन पर भी वित्त मंत्री को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जो लोग भी इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए। सभी आम गरीबों को लाभ पहुंचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम रखा है, उसके अंतर्गत आप सारे देश में बैंकों का जाल बिछाना चाहते हैं। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, वे बड़े अच्छे ढंग से इस मंत्रालय का काम चला रहे हैं। जहाँ भी किसी प्रकार की कोई कमी, उसको भी दूर करने की वह कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले कोई बैंक नहीं हुआ करते थे। पहले यहाँ पर रियासतें थी, लेकिन आज वहाँ पर बैंकों का जाल बिछा हुआ है। एक बैंक की 100 से अधिक शाखाएं वहाँ हो गई हैं। इसी प्रकार से सारे देश में किया गया है। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहती है। जिस प्रकार से इस देश के मजदूरों को उकसाया जाता है और कारखाने बंद कराए जाते हैं और उत्पादन रोका जाता है, उसकी जिम्मेदारी उस तरफ बैठे हुए लोगों पर ही है, क्योंकि आंदोलन वे ही कराते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उनको कानून का जामा भी पहनाया जाएगा। कानून का जामा अगर पहना दिया जाए तो उससे एक लाभ यह होगा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। उससे दूसरा लाभ यह होगा कि जो बच्चे छोटी उम्र के हैं, उनको काम करने के लिए उनके परिवार के लोग
मजबूर नहीं करेंगे। मैं आपसे एक और निवेदन इस संबंध में करना चाहता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि माननीय संसद सदस्य जब इसमें हिस्सा लेंगे तो ज़रूर उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश में अलग रहने की भावना बढ़ती चली जा रही है। आज स्थानीय दल केंद्रीय दलों से अधिक मजबूत होते चले जा रहे हैं। आज भाषा को लेकर विरोध है। भाषा कभी भी विरोध का विषय नहीं होनी चाहिए। भाषा के विषय में तो मेरा यह विचार है कि जितनी आसानी से बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकता है उतना विदेशी भाषा में नहीं। विदेशी भाषा चाहे कितनी लचीली क्यों ना हो, चाहे कितनी विकसित क्यों ना हो, उससे बच्चे का विश्वास नहीं हो सकता। बच्चे की वृद्धि का विश्वास जितना उसकी मातृभाषा में किया जा सकता है उतना विदेशी भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस देश में विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा देश एक कोठी बनकर रह जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर हम चलें। मैं इस विचार का समर्थक हूँ। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मातृभाषा में जितनी तेजी के साथ, जितनी मजबूती के साथ बच्चे की बुद्धि का विकास हो सकता है उतना अंग्रेजी से नहीं हो सकता। तमिल भाषा के बच्चे की बुद्धि हिंदी या अंग्रेजी से नहीं बढ़ सकती। इसी तरह से मराठी और बांग्ला भाषा का है। इन तमाम भाषाओं में ऊंची से ऊंची शिक्षा बच्चे को मिल सके, इस तरह की व्यवस्था भी आज हमें करनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जापान आज जापान नहीं बनता अगर यहाँ की शिक्षा जापानी भाषा में नहीं होती। इसी प्रकार जर्मनी आज जर्मनी नहीं बनता अगर वहाँ की शिक्षा जर्मन भाषा में नहीं होती। मेरा यह विश्वास है कि रूस आज रूस नहीं बनता अगर वहाँ रूसी भाषा में शिक्षा नहीं होती। इसी तरह भारत में जब तक मातृभाषा ना हो तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। उसके बच्चों की बुद्धि का विकास करके उसको आगे नहीं खड़ा किया जा सकता जब तक कि यहाँ के बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा के जरिए ना हो। इसलिए जहाँ यह शिक्षा की प्रणाली 18 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य हो, वहाँ यदि इसके लिए आवश्यकता पड़े तो संविधान में संशोधन करना चाहिए। मान्यवर, मैं इस मंत्रालय के मांगों का समर्थन करता हूँ। सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूँ। हमारे देश में बाहर से बहुत से टूरिस्ट दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। पिछले साल को छोड़कर दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है, मगर उनके लिए जो सुविधाएं वहाँ बढ़ानी चाहिए वे उतनी जल्दी नहीं बढ़ाई जा रही है। कुछ धन संबंधी कठिनाइयाँ होंगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धन का इंतजाम किया जाना चाहिए।
टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केंद्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर, जंगल, शेर आदि हैं।